बुल मार्केट जहां रेड कारपेट पे लोटपोट करती नजर आई, वहीं हमारी स्टॉक मार्केट लास्ट 2-3 दिनों से ग्रीन कारपेट पे दौड़ती नजर आ रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में रिलायंस और जोमेटा का एक डील हुआ है एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर को लेकर के, उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही एक इम्पैक्ट देखने को मिला जिसकी वजह से चारों तरफ जो अभी पिछले कुछ हफ्ते तक बात ये चल रही थी कि स्टॉक मार्केट से लाखों लाख करोड़ों का फंड जो है, वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं खास करके फॉरेन वाले, वो निकाल रहे हैं। वहीं केवल 2-3 दिन के दौरान में ऐसा माहौल देखने को मिला कि जो निकाल रहे थे और जो मार्केट लगातार क्रैश कर रही थी, उसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिला। इसलिए पहली लाइन में कहा कि जहां पूरे के पूरे जब ग्लोबल मार्केट खास करके जो ईरान और अमेरिका का युद्ध का असर है, अभी रिसेंटली जो मिडल ईस्ट में जो सप्लाई चेन को लेकर हर जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जो रेड कारपेट पे ग्लोबल मार्केट लोटपोट करती रही थी, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट 2-3 दिन से बड़ी ग्रीन कारपेट पे दौड़ती हुई कंपनियां नजर आ रही थी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका पूरा नंबर क्या कहता है। अभी रिसेंटली एक खबर चली थी, खबर आ रही थी, खास करके ग्लोबल टेंशन तो लगातार कम होने का नाम लेता ही नहीं है। ग्लोबल टेंशन लगातार बढ़ती जाती है। रिसेंटली कल परसों की बात है कि लगातार यूएस ने ईरान के जो है ईरान में हवाई हमले कर रहे हैं और कई तरह की चीज़ चलती रही है। ग्लोबल टेंशन कह सकते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टॉक मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट है, उसमें कुछ बड़ी जो चीज़ें हैं वो उथल पुथल होती रही है। और उसी उथल पुथल में पैसे भी बनाए हैं, पैसे की कमी भी आती है। जो बड़ी खबर थी अभी मार्केट में, वो रिलायंस और मेटा के बीच जो हुई बड़ी डील थी, उसको लेकर के। देखिए, रिलायंस अभी इस देश में डेटा के मामले में सबसे बड़ा कंपनी भी है। ऐसा नहीं कि जैसे जिनके पास कह सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क हैं, उसके अलावा उनकी कस्टमर तक पहुंच है, इसके अलावा उसने अपने अलग अलग बिजनेस में उस चीज़ को यूज भी किया है। अब जो जमाना आ रही है आज के समय में, वो है डेटा का, और हर जगह पे डेटा स्टोरेज की बात आती है, एआई को डेवलप करने की बात आती है। इसको लेकर के रिलायंस पहले से काफ़ी उत्सुक रहा है, ऐसा नहीं कि उत्सुक नहीं था, और उन्होंने मेटा के साथ हाथ मिलाया। और जो खास करके जो डील हुई है, उसमें मैं ये समझ पा रहा था कि रिलायंस जो है जो अपनी जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर जियो क्लाउड सर्विस के थ्रू जो काम करेगी, अलग अलग ब्रांड के थ्रू जो काम कर रही है, उसमें ये देखा गया कि यहाँ पे वो गुजरात के जामनगर जैसे शहर में कह सकते हैं कि वो एक डेटा सेंटर बनाएगी। और जो है मेटा जो है वो जो खास करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े ब्रांड के मालिक हैं वो कंपनी, उसका सर्वर जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा, और सर्वर के थ्रू, अर्थात कह सकते हैं कि आने वाले समय में उससे शायद वो रेंट के तौर पे वसूलने का काम हो सकता है। और साथ में दोनों प्लेटफॉर्म यदि मिलके काम करेगी तो इंडिया की डेटा शेयर होगी, वहाँ की डेटा शेयर होगी, तो दोनों कंपनी के बिजनेस आपस में ग्रो करेगी। इसके साथ साथ जो देखा गया कि वो अपनी जो डेटा है खास करके, और गवर्नमेंट की भी आजकल एक रूल लगातार हावी हो रही है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश का जो डेटा है वो उसी कंट्रीज के अंदर सेव हो। तो ये एक गवर्नमेंट की पहल है। इसको भी ध्यान में रखते हुए शायद जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो डील हुआ है इस को लेकर के, एआई डेटा इनेबल को लेकर के, डेटा सेंटर को लेकर के, तो ऐसा महसूस कराता है कि जो गवर्नमेंट की प्राइवेसी पॉलिसी है उसके तहत कंपनियों को आज न कल सेटअप करनी पड़ेगी। तो वो आज के समय में जो बड़े पार्टनर उनके हाथ लगते जा रहे हैं, उनके साथ वो सेटअप अपने बिजनेस को करते जा रहे हैं। तो ये रिलायंस एक बड़ी नाम है इस देश में, क्योंकि उनके पास बड़ी डेटा हैं, बड़ी रिसोर्सेस हैं,
और इसके कारण हुआ क्या, तो रिलायंस के जो स्टॉक थे, जो वो भी मैं बेसिकली देख रहा था रिलायंस के स्टॉक की, जो पुराने पिछले 1 साल की जो नंबर थे, इस 1 साल की जो ग्रो हिस्टोरी थी, उसको भी मैं देख रहा था। तो काफ़ी दिलचस्प थी कि पिछले 1 साल के दौरान में यदि आप इनकी स्टॉक चार्ट को लेकर देखेंगे तो बड़ी अचंभित करने वाली डेटा है। और अचंभित करने वाली डेटा ये थी कि पिछले 1 साल में मार्केट में एक उतार चढ़ाव करती हुई जो स्टॉक थी, उसमें आज भी जो डील हुआ है 10 तारीख की बात मैं करूं, तो 10 तारीख को मार्केट की सबसे निचले पायदान पे पिछले 1 साल में इनकी स्टॉक आई थी, और उसके बाद एक बड़ी डील हाथ लगी। तो शायद यहाँ से मार्केट में एक नई कह सकते हैं कि नई तरह से पहल हो सकती है, लोगों का इंटरेस्ट जागृत हो सकता है कि शायद ये इस सेगमेंट में काम करेगी और डेटा सेंटर में काम करेगी, जो शायद इनके लिए और ज़्यादा फ्यूचर और कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल्स होगा उसमें हिट करने की उम्मीद किया जाता है ऐसा। जबकि इसको देखा जाए तो कह सकते हैं कि खास करके जो पूरे मार्केट में, चाहे वो निकेस का, दक्षिण कोरिया की बात करूँ, कोस्पी की बात किया जाए, हर जगह गिरावट देखने को मिला था। लेकिन ऐसे माहौल में भी देखा जाए तो हमारी भारतीय बाजार एक मजबूती के साथ रहा। अब या तो यहाँ पे ट्रेडर्स का ज़्यादा योगदान है या निवेशकों का योगदान है, इसको तो कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के ले जाते हैं तब एक हाहाकार सी मच जाती है कि ये इतने सारे पैसे हमारे यहाँ से गायब हो गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं। चलिए, अब जब कब आते हैं तो मार्केट जो है वो ग्रीन कारपेट बिछा देती है, जब जाती है तो रेड कारपेट की सिचुएशंस में वो कहते हैं दंडवत करने लगती है। तो ये एक चलती रहती है, एक प्रक्रिया है मार्केट की। लेकिन खास करके देखा जाए तो इस कंपनी की डील से जो कुछ और भी बड़ी कंपनियां थी उनको भी जगह मिली मार्केट में, लोग वहाँ भी खरीदने की रेस में लग गए, क्योंकि पता है कि जब एक जगह पे अच्छी खबर आती है तो दूसरी जो चीज़ें होती है, दूसरी जगह जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें भी लोग खरीदने की रेस में लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यदि रिलायंस की शेयर बढ़ रही थी तो ICICI बैंक था, HDFC था, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स थी, ITC जैसे जो बड़े दिग्गज शेयरों की बात किया जाए तो ये बाज़ार में एक सहारा देता हुआ नज़र आया। इसी बीच कह सकते हैं कि जो डील था खास करके वो इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ी डील थी, खास करके डेटा AI इनेबल डेटा सेंटर बनाने को लेकर के हो, या डेटा को सेव करने की बात हो, या डेटा को इनेबल अभी के ज़माने में जो AI का लगातार बढ़ता हुआ रुझान है उसको लेकर देखा जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के बड़ी मात्रा में चीज़ चली है। जैसे दुनिया में आजकल छाई हुई चीज़ में ChatGPT, AI चैट बॉक्स, ऑटोमेशन जैसी चीज़ें, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी पे काम लगातार हो रही है, ऐसे ही डेटा सेंटर की ज़रूरत पहले से जो है वो काफ़ी कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक चाहे वो गूगल की बात किया जाए, चाहे वो यूट्यूब की बात किया जाए, चाहे वो फेसबुक की, हर कंपनी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करती है या फिर उस पर डील करती है, उसको एक बड़ी बड़ी डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी, चाहे वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी की मजबूती मिलता हो, तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ की IT सेक्टर की कंपनियों को थोड़ी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो युद्ध का तनाव बढ़ा था वो लगातार चिंतित करने वाली ही है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी पॉजिटिव खबर तो निकल के नहीं आती। और एक चीज़ और देखा जाए तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम इसको देख रहे थे, तो इनके जो ग्रुप्स हैं, खास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रुप की बात करूं तो इनके पास अभी रिसेंटली अमेरिका से बड़ी बड़ी डील मिलती जा रही है लगातार, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है। चलिए, अच्छी कंपनी हो, अच्छी प्रोडक्टिविटीज़ बनाती है तो डील मिलना भी चाहिए। उसमें रिसेंटली रिफाइनरीज को लेकर प्रोजेक्ट मिली थी, अब इनके पास डेटा सेंटर को लेकर प्रोजेक्ट मिली है। इसके अलावा कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी इनके पास और काम बढ़ने की संभावना व्यक्त करती है, क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी के साथ हाथ मिलाती है तो सो जो बाकी कंपनियां हैं वो भी कोशिश करती है कि हम भी उनके साथ कुछ बड़ी काम करें। इस तरह की चीज़ों पे काम रही है। तो आज हमने देखा कि ग्लोबल, आज की बात ही नहीं है, लास्ट 2-3 दिन की बात है कि जो ग्लोबल मार्केट
केवल और केवल रेड कारपेट पे लोटपोट करती नज़र आई, तो वहीं पे इंडियन मार्केट में चारों तरफ से एक ग्रीन कारपेट बिछी हुई नज़र आ रही थी। मिलते हैं कुछ नई पॉइंट के साथ, लेकिन हकीकत बात यह है कि दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। एक खबर था, उसको मैंने समझने की कोशिश कर रहा था। अभी रिसेंटली की बात करता हूँ थोड़ा सा हट के, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज के समय में स्टॉक कैसी वैल्यूशन पे देखने को मिलता है। यदि वैल्यूशन वाइज हम कंपेयर करते हैं इनकी सेगमेंट में, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि ये अपने बिजनेस में एक बड़े दिग्गज प्लेयर हैं और अब इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी है वो केवल एक बिजनेस में डील नहीं करती, उनके पास हज़ारों तरह के बिजनेसेस हैं। उसको कंसोलिडेट करके देखा जाए तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे काम करती है केवल और केवल, और अपनी भी कारोबार है और सब्सिडियरी की कारोबार है। लेकिन तब भी यदि वैल्यूशन के दृष्टिकोण से आज देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी और कच्चे तेल पे काम करती है, तो वैल्यूशन आज भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। यदि आप इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, प्राइस टू इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, तो ये करीब करीब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। मार्केट में यदि पी रेशियो की बात किया जाए तो वो भी आजकल यदि कमाई एक का है तो करीब 22 मल्टीपल में वहाँ पे रेश लगा हुआ है। ओवरऑल यदि कंपनी की ये देखा जाए कि नेट इनकम मार्जिन की बात किया जाए लास्ट 12 मंथ के मुताबिक, तो हमने देखा कि इसमें करीब 9-10% के आसपास, 8 से 10% के बीच में नेट इनकम मार्जिन भी क्रिएट होता है। नेट प्रॉफिट का भी रेशियोज़ काफ़ी अच्छा रहा है। 44 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जबकि इसमें इस कंपनी में यदि आप बड़े निवेशकों की बात करें, जिसमें कि खास करके DI के तौर पे इसमें LICs का योगदान हो या फिर जो कुछ इंश्योरेंस कंपनी हो उसका योगदान, चाहे जैसे प्रूडेंशियल का योगदान, जैसे इसके कारण क्या हुआ कि जो बाकी कंपनियां उनकी जो स्टॉक थी उसमें वृद्धि देखने को मिला। उसके पीछे एक वजह यही होती है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से कनेक्टेड होते हैं, खास करके कुछ कंपनी उसमें लोन देती है, कुछ कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलती है, तो सबका ओवरऑल क्या होता है, एक जगह ग्रो करने के बाद सभी जगह ग्रो की संभावना बढ़ती है। दूसरी तरफ यदि यही मार्केट निगेटिव रिजल्ट लेके आती तो शायद उनके लिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नज़र आता। ऐसे ही चलती रहती है मार्केट में। जहाँ तक एक कंपैरिजन की बात किया जाए तो हम ये इसका देख रहे थे कि नेट इनकम मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में ओवरऑल हमने कैलकुलेट करके देखा तो क्वार्टरली बेसिस पे ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कंपनी में पुल बैक आया था। इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये देखा गया कि रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 12-13% के आसपास ओवरऑल ग्रो था। लेकिन वहीं ग्रो के कंपैरिजन यदि प्रॉफिट की बात किया जाए सेल्स के अकॉर्डिंगली, तो वहीं 12% के अकॉर्डिंगली यदि 12% नुकसान देखने को मिलता है। यदि वहीं आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो भी ये देखा गया कि करीब 11% तक वृद्धि थी, तो वहीं पे करीब 7-8% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी नुकसान देखा गया। लेकिन ये नुकसान बड़ी नुकसान ऐसा नहीं था, लेकिन नुकसान ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। ये एक बात हकीकत बयां करती है। तो हमने छोटा सा ये समझने की कोशिश किया कि आखिर मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट जो रेड कारपेट पे लोटपोट करती नज़र आई, तो वहाँ पे इंडियन मार्केट में आखिर ग्रीन कारपेट पे खिलती हुई चलने का मतलब क्या था, और क्या मार्केट में एक सवाल अक्सर आती है, क्या मार्केट में अब लगातार रौनक बढ़ सकती है। तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट अभी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन को लेकर के वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिलते हैं कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द नमस्कार। मैं हूं प्रभा।